गुड मॉर्निंग। कल हमने डिस्कस किया था वैद्युत सेल और उसका विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? E इक्वल टू W/Q, यानी किसी सेल का विद्युत वाहक बल वह कार्य है जो एक कूलम आवेश को वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया जाता है। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध का काम होता है धारा के मार्ग में रुकावट डालना। तो धारा के मार्ग में जो रुकावट सेल के बाहर आती है उसको बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध, और सेल के अंदर जो रुकावट आती है धारा के मार्ग में उसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो जिस तरीके से ये बाह्य प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर रो L/A। बाह्य प्रतिरोध डिपेंड करता है चालक की लंबाई के ऊपर, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के ऊपर और विशिष्ट प्रतिरोध के ऊपर। विशिष्ट प्रतिरोध बोल दो या प्रतिरोधकता बोल दो। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है इसमें शब्द दिया गया है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। तो जो बाह्य प्रतिरोध है वो डिपेंड करता है रो के ऊपर, एल के ऊपर और ए के ऊपर। इसी तरीके से जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है इसी की सिमेट्री में R बराबर होता है dx/A। D क्या है? मान लिया ये सेल है, ये इसके अंदर दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। ये इसके अंदर सेल का घोल है। तो D जो है इस घोल का घनत्व है। D क्या है? इसके अंदर जो सोल्यूशन है सेल के अंदर जो मटेरियल है उसका घनत्व। x है प्लेटों के बीच की डिस्टेंस और a है घोल में डूबी हुई प्लेटों का क्षेत्रफल। फिर सुनिए, d है घोल का घनत्व, x है प्लेटों के बीच की दूरी और a है घोल में डूबी हुई प्लेटों का क्षेत्रफल। तो ये वाला फार्मूला जो है सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, इन दोनों फार्मूलों के अंदर एक सिमेट्री है। तो ये पता होना चाहिए बाह्य प्रतिरोध जो है डिपेंड करता है रो के ऊपर, एल के ऊपर और ए के ऊपर, और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो डिपेंड करता है डी के ऊपर, एक्स के ऊपर और ए के ऊपर। ओके, धारा प्रवाह संबंधी किरचॉफ के नियम। जो वैद्युत परिपथ है उसके अंदर धारा किन नियमों के अंतर्गत बहती है वो दिए थे किरचॉफ ने। पहला नियम है सिग्मा I बराबर 0। क्या मतलब है इसका? वैद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली समर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। जैसे ये पॉइंट है इस सर्किट के अंदर,
I1 और I2 करंट तो इस पॉइंट के अंदर ड्रॉप हो रही है, I3, I4 और I5 जो है इसमें से बाहर निकल रही है। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली, जितनी करंट आती है उतनी करंट यहां से बाहर निकलती है। तो I1 प्लस I2 I1 प्लस I2 बराबर हो गया I3 प्लस I4 प्लस I5। मैथमेटिकली इनको इधर ले आइए, यानी जो करंट इस पॉइंट के अंदर ड्रॉप हो रही है वे तो पॉजिटिव हो गई और जो इसमें से बाहर निकल रही है वे निगेटिव हो गई। और इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं सिग्मा आई बराबर 0, यानी वैद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली समग्र धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मतलब है उनको डायरेक्शन के साथ ऐड करना है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, एक डायरेक्शन को निगेटिव मानना है। तो जो करंट इस पॉइंट के अंदर ड्रॉप हो रही है उनको पॉजिटिव मान लिया हमने, और जो इसके अंदर से बाहर निकल रही है उनको निगेटिव मान लिया। तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा आई बराबर 0। फिर एक बार सुनिए, वैद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली समग्र धाराओं का बीजगणितीय योग, सिग्मा का मतलब है बीजगणितीय योग, शून्य होता है। ओके, गॉट इट। ये तो पहला नियम है किरचॉफ संबंधी पहला नियम, इसमें आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किरचॉफ का जो पहला नियम है उसमें किस भौतिक राशि का संरक्षण होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो पहला नियम है इसके अंदर जो चार्ज है उसका कंजर्वेशन होता है, आवेश का संरक्षण होता है। ओके, तो फर्स्ट नियम है सिग्मा आई बराबर 0। अभी सेकंड नियम क्या है? सेकेंड नियम है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। इस नियम के अंदर जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका क्या मतलब है? किसी बंद वैद्युत परिपथ में बहने वाली समग्र धाराओं, उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लिया कोई जनरल सर्किट है इस तरीके से, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो हम अप्लाई कर रहे हैं सर्किट के इतने हिस्से के अंदर, ए बी सी डी ए।
ABCD में अप्लाई करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नियम है, न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। तो सर्किट का जितना भाग हमने सेलेक्ट किया है, जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया है, उसके अंदर सबसे पहले देखते हैं हम रेजिस्टेंस कहाँ है। तो एक रेजिस्टेंस की है इसके अंदर, एक रेजिस्टेंस की है। फिर इनके अंदर करंट देखते हैं, इसमें I1 करंट है, इसके अंदर I2 करंट है। अब धारा को और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर लो, I1 R1, I2 R2। अब एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, एक डायरेक्शन को निगेटिव मानना है। I1 करंट तो तुम्हारी ऐसे मूव कर रही है सर्किट में, और I2 करंट तुम्हारी ऐसे मूव कर रही है। तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन कैसे होगी? निगेटिव। ये नेगेटिव साइन आ गया, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब इसके अंदर देखिए सेल कहां कहां लगे हुए हैं। एक सेल ये रहा, एक ये रहा। इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इधर को है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसे है। और इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। यानी किसी बंद वैद्युत परिपथ में, ये सर्किट है, इसका एक हिस्सा हमने सिलेक्ट कर लिया क्लोज, उसको बोलते हैं मैश या पास। तो किसी बंद वैद्युत परिपथ में बहने वाली समस्त धाराओं, उनके संगत प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध का मतलब किस प्रतिरोध में कितनी धारा है, फिर इनका गुणनफल मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इनका बीजगणितीय योग, उस परिपथ में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ओके, अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये वाला सर्किट DCFED। DCFED। तो इसके अंदर देखिए रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये है R2, एक रेजिस्टेंस ये है R3। इसके अंदर करंट I2 है, इसके अंदर करंट I3 है। प्रतिरोध को और धारा को मल्टीप्लाई करिए, I2 R2, I3 R3। अब डायरेक्शन देखिए, I2 करंट तो सर्किट में ऐसे मूव करेगी इसके अंदर, और जो हमारी I3 करंट है ये भी सर्किट में ऐसे मूव कर रही है। तो दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन कैसे हो गई? पॉजिटिव। एक ही डायरेक्शन है तो ये भी पॉजिटिव हो गई, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब इनका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसे है और इसका भी ऐसे है। तो ये हो गया E2 प्लस E3, और इसको हम लिखेंगे सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। ठीक है। अभी हम लगा रहे हैं इसके अंदर लगा रहे हैं EFGH, परिपथ EFGH E में। अगेन देखिए इसके अंदर रेजिस्टेंस कहाँ है? एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक ये रहा। करंट देखिए, इसमें I3 करंट है, इसमें I4 करंट है। मल्टीप्लाई करो, I3 R3 I4 R4। अब ये करंट तुम्हारी जो है ऐसे है और ये करंट भी ऐसे है, तो दोनों जो है इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम रही है। तो दोनों की डायरेक्शन देंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, बराबर
E3 और यहाँ पे सेल नहीं है, केवल ये एक सेल है E3, तो इसको लिखेंगे E3। E4 है नहीं तो E4 को नहीं लिखेंगे। अगर ये भी सेल ना होता तो 0 लिखते फिर यहाँ पे। तो इस तरीके से किरचॉफ के दूसरे नियम को हम अप्लाई करते हैं सर्किट के अंदर। ये सबको करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लें और कल इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल भी कराएंगे। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है कि अगर 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक चतुर्भुज का निर्माण करें, यदि 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक चतुर्भुज का निर्माण करें, फिर इसके एक विकर्ण में धारा मापी और दूसरे विकर्ण के अंदर वैद्युत सेल, 2 विकर्ण है इसके, एक ये है एक ये है, तो एक विकर्ण के अंदर धारा मापी लगा दिया और दूसरे विकर्ण के अंदर ये सेल लगा दिया, तो संतुलन की अवस्था में धारा मापी में धारा नहीं बहती। संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था होती है P/Q बराबर R/S। संतुलन की अवस्था में धारा मापी में धारा नहीं बहती, धारा मापी में धारा नहीं बहती। यानी यहां पे बीच में करंट नहीं आती। फिर सुनिए, यदि 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक चतुर्भुज का निर्माण करें, एक विकर्ण में धारा मापी, दूसरे विकर्ण में वैद्युत सेल लगाए, तो संतुलन की अवस्था में धारा मापी में धारा नहीं बहती। और वो संतुलन की अवस्था क्या है? P/Q बराबर R/S। यानी इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का अनुपात इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के अनुपात के बराबर हो, तो यहाँ पे बीच में धारा नहीं आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके ऊपर और इसका डेरिवेशन भी आता है। कैसे करते हैं डेरिवेशन? मान लिया यहां से आई करंट चली, जब ये इस ए पॉइंट के ऊपर आती है तो ये बढ़ जाती है, I1 इधर हो गई, I2 इधर हो गई, यहाँ पे बीच में कोई करंट नहीं है, ये I1 करंट पूरी पूरी इधर को निकल गई, I2 करंट पूरी पूरी इधर को निकल गई। अभी हम अप्लाई कर रहे हैं किरचॉफ का पहला नियम, परिपथ A B D A, परिपथ A B D A में संतुलन की अवस्था में है, ये धारा मापी में धारा नहीं है, तो इसमें अप्लाई कर रहे हैं। इतना सर्किट हमने सेलेक्ट कर लिया, ये वाला। तो प्रतिरोध एक ये है कि इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है,
तो I1P I2R, अब I1 करंट तुम्हारी ऐसे मूव करेगी और I2 करंट ऐसे मूव करेगी, तो एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, यानी टकराने वाली पोजीशन में अगर होती है करंट आपस में टकराती है तो माइनस साइन आ जाता है बीच में, बराबर। अब सेल कोई है नहीं सर्किट के अंदर, तो इसको लिखेंगे 0, I1P बराबर I2R, इक्वेशन 1। अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये वाला सर्किट, B D C B, और एक बार B C D B में I1Q, ये करंट ऐसा आएगी, ये करंट ऐसे जाएगी, I2S, इक्वेशन 2 डिवाइड करिए, हमारे पास रिलेशन आ जाती है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, जो कि संतुलन की अवस्था है। ठीक है, दो चीजें हैं, एक संतुलन की अवस्था है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, अगर ऐसा है तो धारामापी में धारा नहीं बहती, और अगर धारामापी में धारा नहीं है तो संतुलन की अवस्था है। ठीक है, तो हमने ये माना था कि धारामापी के अंदर कोई धारा नहीं है, और हमने फाइंड करा संतुलन की अवस्था। तो ये मीटर सेतु का सिद्धांत है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसके ऊपर जो है एक अपरेटस होता है मीटर सेतु, कल डिस्कस करेंगे इसको। तो जो मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है।